फिज़ा अपनी माँ से कहती है कि हम लोग अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाए उस जहाँ आरा को, मतलब कि उसकी सास को। और उसको ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आखिर उसने इस नादानी में उम्र कैसे गुजार दी है। अब जाकर उसको अंदाज़ा हुआ था कि आखिर वो क्या करना चाहती थी और क्या कर रही थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया था। मतलब ये है, अब तो उसके हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहा था, सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका था। क्योंकि जहां आरा, जो कि कल तक मीर नुमान से लड़ाई झगड़े कर करके अपना मकसद समझती थी और समझ रही थी कि बस यही सब कुछ करके वो सब कुछ हासिल कर लेगी, लेकिन अब जाकर उसे अंदाजा हुआ। लेकिन जैसे ही मीर नुमान की ये हालत होती है, ये बात सब घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे बन जाती है। और ऐसा जैसा कि ये जहाँ आ रहा तो अपना दिमाग और अपना होशो हवास ही खो बैठती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया। ये सब कुछ मेरी करनी का ही नतीजा है। मतलब ये है कि जो कुछ मैंने किया है ना, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। काश मैं ये सब कुछ ना करती और ऐसे किसी के ऊपर, यानी कि उस पे इल्ज़ाम तराशी ना करती, क्योंकि बहुत जल्द ये हकीकत भी खुल जाएगी कि आखिर अनूशे है कौन और किसके बारे में वो तरह तरह की बातें कर रही थी, और वो उसकी अपनी ही बेटी थी। तब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसका ये सब कुछ कितना रद्द-ए-अमल गलत था। लेकिन फ़िज़ा इस बात को लेके काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब घर का सर्कट किस तरीके से चलेगा। सर्कट से मुराद ये है कि इस घर के सारे अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले उसका बाप करता था, जिसकी वजह से उसे अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है। लेकिन ये बात जहाँ आरा को भी अब बहुत जल्द समझ आ जाएगी, और उसकी अक्ल जो कि दूसरों की टो में हर वक्त लगी रहती थी और दूसरों के बारे में ही सोचती रहती थी, अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि आयज़ा इस बात को लेके काफ़ी परेशान थी, लेकिन अब उसने अपने दिल से इन सब चीज़ों को साइड पे कर लिया है और इन सब चीज़ों को मुत्तमिन होके सोच लिया है कि नहीं, अब उसे अपनी ज़िंदगी के लिए जीना है। उसे किसी की बातों से कोई सरोकार नहीं। वो फ़िज़ा को कहती है कि तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, मेरी तरफ से तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मामले बिगड़ कैसे रहे हैं। जिस पर रज़ा कहता है कि मामा की तो इन सब बातों में आदत है, इसलिए इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आयज़ा की, हम उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो। देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर फ़िज़ा कहती है, क्या ख़्वाब ठीक होगा? तुम्हारी माँ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ये कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरा दिमाग बुरे तरीके से फिर जाता है और मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि आखिर अब हमें क्या करना है। ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। बहरहाल जी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है अब खुद जाकर ये बंदा, और कहता है कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे अब किसी बात के लिए कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अपनी माँ को इस बात के लिए मना करना होगा। वो इन बातों को मना नहीं हो रही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अब जाकर उसे इस बात की समझ आ गई है और वो आयज़ा से इस बात के लिए माफ़ी माँग लेता है और कहता है कि जो कुछ हो रहा है ना, मैं इस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कोई अब आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि ना ही कोई आपको कॉल करेगा। अब तुम्हें मामा की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है, जिस पर वो अपने बेटे का बुरा हश्र कर देती है और कहती है कि रज़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मतलब ये है कि मैं जिस तरीके से चल रही हूँ ना, मुझे वैसे ही चलने दो। ये सारी बातें मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आखिर तुम उन लोगों की साइड क्यों ले रहे हो और तुम्हें कोई काम क्यों नहीं है? फिजा रज़ा के पास आती है और रज़ा को अगर कहती है कि देखो, खुदा का वास्ता है, मेरा बसा बसाया घर मत उजाड़ना। मतलब ये है कि मैं जिस तरीके से अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे पीछे ही रहो। मतलब तुम जानती हो मेरी सास को कि वो किस कदर, यानी कि दिमाग फिरी औरत है, और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते में मत आना। जिसको सुनकर वो कहती है, आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो जाऊँगी? लेकिन जी, इस बात के लिए नुमान खड़ा हुआ है और वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने बेटे अली के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन फ़िज़ा उसको समझाती है और कहती है कि देखिए बाबा, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी माँ है और उसके लिए कोई अच्छा ही सोचेंगी। आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? इन सब बातों में आप दोनों क्यों उलझ रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर जहारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बने फिरते हैं।
हर वक़्त इन लोगों को कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती है और ऐसे किस्से याद आ जाते हैं कि ये लोग मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? मैं तो समझ नहीं पा रही इन सब चीज़ों को। आप देखेंगे कि जहारा कहती है कि देखो फ़िज़ा, ये बात तुम अपने ज़हन में रखना कि अगर तुमने ये सारे मामलात को सँभालने की कोशिश ना की तो तुम्हारा घर खतरे में पड़ सकता है। और तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं किस तरह से कुछ भी कर सकता हूँ और ये कर सकती हूँ, और ये बात तो बिल्कुल तय है कि रज़ा भी इस चीज़ के लिए एक पल नहीं लगाएगा। मैं उसको जोर जैसा कहूँगी वो वैसा ही करेगा। वो साफ-साफ आयज़ा को कॉल करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने इस घर में आने का सोचा भी, ये मत समझना कि फ़िज़ा तुम्हारी बहन है और तुम्हारे इस घर में आने के रास्ते आसान हो जाएँगे। आइंदा से कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर आयज़ा कहती है कि मैंने अपनी मंज़िल को चुन लिया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दें कि मैं आप लोगों के बारे में क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं सोच रही हूँ। आगे से फ़िज़ा कहती है कि अब उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको उसकी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत खुददार लड़की है और जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, वो कभी भी इस घर का रुख नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। रज़ा वैसे अपनी माँ से जाके कहता है कि आखिर जो कुछ हो रहा है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात के लिए गवाही दे रहा है कि जैसे सब कुछ गलत हो रहा है और आप इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ये सब क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़िज़ा कोई दोहरी चाल चल रही है। दिल ही दिल में मेरे बेटे को खिलाफ करके मेरे मुंह पे अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िज़ा, याद रखना, अगर तुमने ये हरकतें की ना तो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं चाहूँगी कि तुम किसी भी तरह से मेरे बेटे को वर्गला के मेरे खिलाफ कर दो। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर सब साफ कह देता है उसका शोर और कहता है कि खबरदार, किसी ने कोई भी ऐसी बात करने की हिम्मत और जुर्रत की, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपको हम लोग आयज़ा की गारंटी दे रहे हैं और आपको लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो जाए बाढ़ में। मतलब ये है कि आयज़ा ने भी अब अपना जहन बना लिया है। उसने सोच लिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब वो उस घर का दोबारा रुख नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है। लेकिन बेचारी आयज़ा के दिमाग में भी तो बात इस जहां आरा नहीं डाली थी, जिसकी वजह से उसका जहन पक्का पक्का बन गया था। लेकिन आज वो इस चीज़ से पीछे हट गई है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि अली के साथ उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो सारा मसला उसकी ज़िंदगी के लिए बन जाए। क्योंकि वो जानती है कि अली जो है वो काफ़ी हठधर्मी के साथ अपनी माँ के साथ बात करता है और हक को हक समझता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों को दबाने की खातिर ये सब कुछ कर रही है। मतलब ये है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।